नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक ये जो इशू है ना, इमरान खान का प्रो तालिबान स्टैंड, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी अफगानिस्तान तालिबान ये काफ़ी हो चुका है। सबसे पहले इशू हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में। काफ़ी समय से ब्रिक्स के बारे में आर्टिकल नहीं आया है, आज हिंदू में आया है, अच्छी बात है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बारे में। उन्होंने पैरा ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो कैसे ये एक अपॉर्चुनिटी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको एम्पावर करने की, उनकी लाइफ्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने की। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो मिडिल क्लास के उत्थान से संबंधित है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, ब्रिक्स का जो 13वां समिट है वो 9 सितंबर को आयोजित होगा डिजिटल फॉर्मेट में, और इस बार ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। इससे पहले 2012 में और 2016 में भी इंडिया ब्रिक्स का चेयरमैन रह चुका है। ब्रिक्स में देखो 5 मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चेयरमैनशिप जो है बारी बारी हर एक मेंबर के पास आती रहती है। तो ये जो ब्रिक्स का 13वां समिट ऑर्गेनाइज होगा सितंबर में, उससे पहले देखो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने आपस में मीटिंग की थी जून में, और ब्रिक्स के जो एकेडमिक फोरम की मीटिंग है वो भी इस पिछले महीने, यानी आज तो पहली तारीख है ना, सितंबर है, तो पिछले महीने अगस्त के स्टार्टिंग में एक ब्रिक्स के एकेडमिक फोरम की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। तो राइटर कहते हैं ब्रिक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं एकदम से बढ़ गई हैं। इस वजह से विभिन्न एक्सपर्ट्स को मौका मिला है ब्रिक्स को इवेल्युएट करने का कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और फ्यूचर में ब्रिक्स की भूमिका कैसी रह सकती है। देखो, वर्ल्ड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना, उसमें से 42% तो ब्रिक्स की ही है। मतलब इन 5 देशों की है 42% पॉपुलेशन वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की, और वर्ल्ड का जितना टोटल एरिया है उसमें से 30% एरिया तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज का है। टोटल जितनी जीडीपी है वर्ल्ड की 24% जीडीपी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की है, और जितना टोटल इंटरनेशनल ट्रेड होता है 16% तो इन्हीं ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज का होता है। ब्रिक्स के बारे में हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था ब्रिक्स जो है वो देखो एक यंग एडल्ट की तरह है, एक ऐसा एडल्ट जिसे अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास है, एक ऐसा एडल्ट जिसके व्यूज जो हैं वो अब कॉन्क्रीट हो चुके हैं। लेकिन देखो, दूसरे एक्सपर्ट्स कुछ ऐसा भी कहते हैं ब्रिक्स जो है वो एक ऐसे टीनेजर की तरह है, किशोर बालक की तरह है, जो कंफ्यूज्ड है, जिसे पता नहीं कि करना क्या है। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स का ब्रिक्स के बारे में, बट कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल देते हैं कि वास्तव में आज के समय में ब्रिक्स मैटर भी करता है, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज में आपस में ही बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस आपको पता है, लद्दाख में बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज, एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ रशिया, इन दोनों के वेस्ट के साथ रिलेशंस काफ़ी खराब हैं। जब देखो ब्रिक्स बना था तो उस समय ऐसा नहीं था कि चाइना बहुत ज़्यादा मजबूत था, ऑलमोस्ट इक्वल सी पावर्स थी, मतलब इतनी इक्वल भी नहीं थी। साउथ अफ्रीका तो हमेशा से थोड़ी कम छोटी पावर रहा है, लेकिन चाइना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट आज बैलेंस जो है वो ब्रिक्स का गड़बड़ा चुका है। चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है बाकी मेंबर्स के अपेक्षाकृत। साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, यहाँ पे तो इंस्टेबिलिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ एक्सपर्ट्स क्वेश्चन भी उठाते हैं, क्या ब्रिक्स वास्तव में आज के समय में रेलेवेंट है या फिर नहीं है, क्योंकि इंडिया के भी तो रिलेशंस अब यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज के साथ ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं ना, क्वाड का भी निर्माण हुआ है। तो क्या इंडिया इस ग्रुप में अपने आप को असहज महसूस नहीं करता? इसके जवाब में राइटर कहते हैं देखो, ब्रिक्स को बने अब 15 साल हो चुके हैं, ब्रिक्स की काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी हैं। ब्रिक्स शुरू में तो ब्रिक था, साउथ अफ्रीका ने 2010 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, उसके बाद नाम बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स ने एक प्रकार से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच ब्रिज इस्टेब्लिश करने का काम किया है।
ग्लोबल नॉर्थ कौन से? ग्लोब में जो ऊपर के देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज हैं। ग्लोबल साउथ में कौन से? अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में, ये जो गरीब या फिर लो इनकम कंट्रीज है ना, या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये सब आते हैं ग्लोबल साउथ में। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच ब्रिज इस्टेब्लिश करने का काम किया है ब्रिक्स ने। इसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया गया है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नेट इस्टेब्लिश किया गया है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के तौर पर। ये किस लिए है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट? मान लीजिए जैसे देखो 1991 में इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किए थे। अगर ब्रिक्स का कोई भी मेंबर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करता है तो यहां से इस रिजर्व से मदद मिल सकती है। नेक्स्ट, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज मिलके एक वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्चुअल सेंटर इस्टेब्लिश करने वाले हैं। अब बात, ये तो हमने अचीवमेंट्स की बात की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इमीडिएट गोल क्या होने चाहिए ब्रिक्स के। करंट चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, तो इंडिया ने मेनली देखो 4 प्रायोरिटीज को आउटलाइन किया है। 4 प्रायोरिटीज पे इंडिया फोकस करने वाला है। सबसे पहले मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक देश किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आपस में कोऑपरेट करते हैं। जैसे देखो WTO, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, ये सब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें रिफॉर्म आने चाहिए। पहले इन इंस्टीट्यूशंस में USA का दबदबा हुआ करता था, अब तो हालांकि चाइना चैलेंज कर रहा है। डेमोक्रेसी का अभाव हुआ करता था। तो शुरू में ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट मकसद ये था कि इन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म लाए जाएं। अभी तक देखो कोई खास सफलता मिली नहीं है ब्रिक्स को ये अचीव करने में, क्योंकि देखो रिफॉर्म तब लाए जा सकते हैं जब आप ग्लोबल कंसेंसस इस्टेब्लिश कर सको, यानी सभी देशों में सहमति इस्टेब्लिश कर सको। लेकिन आप बताइए, जैसा क्लाइमेट है, USA और चाइना के बीच में जैसी टेंशंस हैं, क्या ऐसी सहमति हो सकती है? आपको लगता है? नहीं। इसका आंसर है नहीं। नेवरदलेस इंडियन ऑफिशियल्स ने ब्रिक्स को एक बात यह दिलाई कि ब्रिक्स का जो निर्माण हुआ था वो देखो USA की डोमिनेंस के अगेंस्ट हुआ था। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया था, तो ये देश एक साथ आए थे ताकि US की डोमिनेंस को चैलेंज किया जा सके। अगर देखो सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो ब्रिक्स USA के काउंटर डोमिनेंस के तौर पे आया था, बट अभी चाइना की भी काउंटर डोमिनेंस जरूरी है। ये इंडिया ने साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट कहा। नेक्स्ट प्रायोरिटी इंडिया की ये होगी कि ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को इंक्रीज करना टेररिज्म से लड़ने के लिए। देखो आतंकवाद जो है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, दुनिया के हर एक पार्ट को प्रभावित कर रहा है। और अभी तो अफगानिस्तान में जो कुछ देखने को मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड ने देखा कैसे टेररिज्म जो है आने वाले दिनों में इंक्रीज हो सकता है। तो अब सिर्फ रिटोरिक से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन लेना होगा अगर वास्तव में ये 5 देश जो हैं वो टेररिज्म से निपटना चाहते हैं। लेकिन देखो दुखद बात ये है, चाइना जैसे देश हिचकिचाते नहीं है। जब तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था अफगानिस्तान में, उससे पहले भी चाइना ने तालिबान के साथ बातचीत स्टार्ट कर दी थी। तालिबान के लीडर्स के साथ मुलाकात की थी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने। ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है। इस कंटेक्स्ट में आवश्यकता ये है कि ब्रिक्स जो है वो एक इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान ड्रा करें, ताकि स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जा सकें रेडिकलाइजेशन से लड़ने के लिए। इसके अलावा आतंकवादियों को फंडिंग मिलती है और आतंकवादियों के द्वारा इंटरनेट का मिसयूज किया जाता है अपनी एक्टिविटीज़ को स्प्रेड करने के लिए। इनसे भी लड़ने के लिए ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान इस्टेब्लिश किया जाए, जो ये सितंबर में समिट ऑर्गेनाइज होगा ब्रिक्स में, इसमें फाइनलाइज हो सकता है ये ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। इसके बाद बात करें अगली 2 प्रायोरिटीज़ की, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल सॉल्यूशंस को प्रमोट करना। सबसे लास्ट में पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। देखो अभी तो कोविड-19 चल रहा है, तीसरी वेव जल्द आ सकती है, तो आना जाना तो अभी भी उतना आसान नहीं होगा जितना कोविड से पहले था। अभी तो सिर्फ डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल टूल्स एक माध्यम है पीपल टू पीपल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने का। लेकिन SDG को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल सॉल्यूशंस, इस मामले में ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज आपस में अच्छा खासा कोऑपरेट कर सकते हैं।
चाइना, इंडिया, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए काफ़ी मतलब डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे। जैसे हमारा जो इनिशिएटिव है कोविन, सरकार ने कहा है हम इसको बाकी देशों के साथ शेयर करने को तैयार हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करते हैं। इसके अलावा देखो, राइटर ये कहते हैं ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करने की आवश्यकता है। बट दिक्कत पता है क्या है, चाइना की इकोनॉमी अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है, सप्लाई चेन्स जो हैं वो चाइना सेंटर्ड हैं, लेकिन कैसे चाइना उन सप्लाई चेन्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, ये कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया ने देखा। तो ऐसा नहीं कि ट्रेड जो है वो एक देश पे फोकस्ड हो, इंटरनल बैलेंस इस्टेब्लिश होना चाहिए ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड के मामले में, और जो रीजनल वैल्यू चेन्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। पॉलिसी मेकर्स को डाइवर्स एरियाज में ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए काम करना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिजिलियंस, डिजिटल हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कस्टम कोऑपरेशन। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ब्रिक्स के ये 5 देश नाम जो 4 कॉन्टिनेंट से हैं, ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, मतलब कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ये देश एक साथ आए थे, और सभी देशों ने पॉलिटिकल कैपिटल भी इन्वेस्ट किया इस इनिशिएटिव में, इस ग्रुप में। लेकिन अभी जियो पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है और काफ़ी सारे चैलेंजेस ये ग्रुप फेस कर रहा है। जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, चाइना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है, इसलिए इस ग्रुप में इनबैलेंस काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। चाइना की पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, हमने देखा लद्दाख रीजन में। और ये ग्रुप पहले जो यूएसए की हेगमनी को चैलेंज करने के लिए बना था, सोचा यह गया था, डिसाइड ये किया गया था ग्लोबल साउथ से, यानी जो गरीब देश हैं उन देशों से सपोर्ट कैपिटलाइज करेगा ये ग्रुप। बट देखो, इस ग्रुप ने इवन गरीब देशों की मदद करने के लिए भी कुछ खास नहीं किया है, कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके सपोर्ट को ये देश ले सके, इसके लिए उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। तो अभी जो समिट ऑर्गेनाइज होगा सितंबर में, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है मेंबर कंट्रीज को कि हमें क्या करना चाहिए ताकि इस ग्रुप को हम सफल बना सकें। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पैरा ओलंपिक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 30 अगस्त को पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने 5 मेडल्स जीते, इंक्लूडिंग 2 गोल्ड। रियो 2016 में जब पैरा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे, तब देखो इतने तो टोटल मेडल्स आए थे इंडिया को पिछले पैरा ओलंपिक्स में, और उतने मेडल्स तो इंडिया ने इस बार एक ही दिन जीत लिए। तो सभी इंडियंस और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्राउड फील कर रहे हैं इंडिया की इस अचीवमेंट पर। बट देखो, हम क्या कुछ सीख सकते हैं, ये जो हमारी अचीवमेंट है कि हमने पैरा ओलंपिक्स में इतने ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, हम कैसे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंटली एबल जो लोग हैं हमारे देश में, उनकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए। देखो, ये एक ऐसा मौका है, हम डिफरेंटली एबल्ड लोगों को देख रहे हैं पैरा ओलंपिक्स में खेलते हुए। देश के सभी लोग महसूस कर सकते हैं कि उनकी भी इच्छा है कि देश के गौरव को इंक्रीज किया जाए, देश को प्राउड महसूस किया जाए। अभी सस्टेन मीडिया अटेंशन जो उन्हें मिल रही है, तो बाकी जो डिसेबल्ड लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है। उनमें एक कॉन्फिडेंस आया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वैसे देखो, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनकी लाइफ इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब बहुत सारी जगहों पर वो आ जा नहीं सकते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जगहों पर इवन बस में चढ़ने के लिए जो रैंप होना चाहिए वो रैंप नहीं होता, ऑफिस में जाने के लिए जो रैंप होता है वो नहीं होता। मतलब जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है डिफरेंटली एबल लोगों को, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से मिलता नहीं है। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो देखो डिफरेंटली एबल लोगों को एक दया दृष्टि भाव से देखते हैं। उनकी सिर्फ इसी आइडेंटिटी पर फोकस किया जाता है कि वो दिव्यांग हैं, जबकि देखो किसी को भी सिर्फ इस आइडेंटिटी से देखना सही नहीं है। एक इंसान में बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं। बाकी टैलेंट को इग्नोर करके सिर्फ इसी बात पे फोकस करना कि हाँ भाई तुम डिफरेंटली एबल्ड हो, इससे उनकी जो डिग्निटी है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है।
राइटर तो देखो इवन ये भी कह देते हैं, ये जो लैंग्वेज है ना, मतलब अब डिफरेंटली एबल्ड बोला जाता है, इस लैंग्वेज से तो ये लगता है जैसे इनके पास कोई एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हें एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता है। वो बाकी सिटीजन्स की तरह ऑर्डिनरी लोग हैं। काफ़ी तरह के स्टीरियोटाइप अटैच कर दिए जाते हैं डिसेबल्ड लोगों के साथ। देखो राइटर अपने आप को, खुद वो डिसेबल्ड हैं, तो वो अपने आप को डिसेबल्ड कहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय के डिफरेंटली एबल्ड। जैसा उन्होंने इस पॉइंट में बोला भी कि लैंग्वेज जो है वो डिसेबल्ड को डिफरेंटली एबल्ड के तौर पे प्रेजेंट करती है। तो कुछ लोगों को लगता है उनमें जैसे सुपर पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, तो वो बार बार अपनी लैंग्वेज में डिसेबल्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं बहुत सारे स्टीरियोटाइप डिसेबल्ड लोगों के साथ अटैच कर दिए जाते हैं कि डिसेबल्ड जो हैं वो इन्फॉर्म चॉइस नहीं ले सकते, मतलब अपने डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते, या फिर एसेक्सुअलिटी, मतलब वो लोग जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। इस प्रकार के काफ़ी सारे जो स्टीरियोटाइप हैं वो डिसेबल्ड लोगों के साथ में अटैच कर दिए जाते हैं। और बात करें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स की, ये तो उनके माइंड में कभी आ ही नहीं पाता, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिसकी सहायता से जो डिसेबल्ड लोग हैं वो स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं, स्कूल में, पार्क में, कॉलेज में, स्विमिंग पूल में, तो उनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता। राइटर अपनी बात बताते हैं, जो ब्लाइंड हैं वो कहते हैं मैं स्विमिंग पूल में गया तो वहाँ के जो ऑपरेटर थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम ब्लाइंड लोगों को स्विमिंग पूल के अंदर अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ महिलाओं ने आपत्ति जताई थी कि हो सकता है कॉन्टैक्ट हो जाए क्योंकि उनको दिखता नहीं है। इस प्रकार की वो अपनी स्टोरी बताते हैं। तो इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो किसी डिफरेंटली एबल्ड को पैरा ओलंपियन होने की आवश्यकता नहीं है स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए। स्पोर्ट्स आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। स्पोर्ट्स से आपकी अपनी बॉडी के साथ में एक हेल्थी रिलेशनशिप बनती है। तो जो डिसेबल लोग हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए। काफ़ी बार वो लोग जो पैरा ओलंपियन बनना चाहते हैं वो कोचिंग लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोचिंग की जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लॉयटेटिव हो जाती है। गवर्नेंस का फ्रेमवर्क भी अच्छा नहीं है पैरा ओलंपियंस के लिए। वैसे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का सेक्शन 30 साफ तौर पर कहता है गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स अथॉरिटीज प्रयास करेंगे कि डिसेबल्ड लोगों को भी अच्छी स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता है ताकि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी उन फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकें, अवेल कर सकें। गवर्नेंस रिफॉर्म्स आने चाहिए। पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया में अभी इस कमेटी की हेड हैं दीपा मलिक, जो कि मेडल विनिंग फॉर्मर पैरा ओलंपियन हैं। जो देखो बाकी लोगों को ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर इनाम मिलता है, उतना ही पैरा ओलंपियंस को भी इनाम मिलना चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ दिए नीरज चोपड़ा को, उसी प्रकार से दूसरे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक्स में उनको भी 6 करोड़ ही मिलने चाहिए, मतलब इक्वल रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कुछ और स्टेप्स जो लिए जा सकते हैं, जैसे देखो और बाकी जो ओलंपिक्स थे अभी टोक्यो में, उनको भारत में बहुत लोगों ने देखा, लेकिन अभी जो पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं ना, काफ़ी सारे इवेंट्स तो टीवी पे दिखाए नहीं जा रहे, तो ये गलत है। जिसके पास भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है ना, वो मैच जरूर दिखाएं। और जब सोशल मीडिया पर या फिर टीवी मीडिया पर पिक्चर्स हों तो वो डिसेबल फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि इवन ब्लाइंड लोग या फिर जो लोग नहीं सुन सकते हैं वो भी, उनको भी पता लग जाए क्या हुआ है। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में एक बात ये बोलते हैं, देखो वो पैरा ओलंपियन जो मेडल जीत रहे हैं उनको एडमायर करना ये आसान है, बट इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना रिफॉर्म्स लाने के लिए, चेंज लाने के लिए, डिसेबल लोगों को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ये मुश्किल काम है जिसे करना है हमें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा मिडिल क्लास से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कोविड-19 के दौरान हमने देखा जो सरकार ने स्टिमुलस पैकेज इस्टेब्लिश किया ना, लॉन्च किया, जो उसका ज़्यादातर लाभ गरीब लोगों को हुआ। वो गरीब से गरीब जनता के लिए ये स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन मिडिल क्लास को इस पैकेज का लाभ नहीं मिल पाया। मिडिल क्लास की देखो ताकत काफ़ी ज़्यादा है। जब एलपीजी के रिफॉर्म्स आए 1990-91 में, उसके बाद मिडिल क्लास
की संख्या में 20 गुना का इजाफा हो चुका है। हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को आगे ले जाने में मिडिल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आज देश की टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 25% मिडिल क्लास है, और फोर्थ फिफ्थ यानी देखो देश में जितने टैक्स पेयर्स हैं ना 80% तो मिडिल क्लास के हैं। जितनी कंज्यूमर स्पेंडिंग हमारी होती है 75% तो मिडिल क्लास के द्वारा की जाती है। बट दिक्कत ये है कोविड के चलते कुछ रिसर्च ये कह रही है कि मिडिल क्लास की संख्या में, मतलब जितने लोग मिडिल क्लास में आते हैं उनकी संख्या में 1/3 की गिरावट देखने को मिल सकती है। पहले अगर 100 लोग थे मिडिल क्लास में तो अब 33 कम हो जाएंगे कोविड-19 के कारण। बड़ी दिक्कत है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखो रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। 30 अगस्त 2021 को ये थी 8.13%। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने मिडिल क्लास को बहुत परेशान किया है। अकेले जुलाई में 3.2 मिलियन यानी 32 लाख लोगों ने अपनी जॉब खो दी। सैलरीड लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनको पहले सैलरी मिल रही थी। पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। देखो दिक्कत ये है ना, जब फूड आइटम्स में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना उनका ज़्यादा खर्चा फिर फूड आइटम्स पे हो जाता है। फिर वो बाकी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल जो ज़्यादा चीज़ें हैं, ड्यूरेबल आइटम्स मान लीजिए मोबाइल, फ्रिज, टीवी, वो नहीं खरीदते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा खर्चा तो फूड प्राइसेस पे हो गया इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण। राइटर ये भी कहते हैं मिडिल क्लास मुश्किल में है। इसका सबूत तो देखो ये भी है, काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज हैं कि मिडिल क्लास के लोग अपने फैमिली सिल्वर या फिर गोल्ड ज्वेलरी को बेच रहे हैं हॉस्पिटल्स बिल्स पे करने के लिए, स्कूल फीस, सोप रेंट, इन चीज़ों के लिए। तो मिडिल क्लास जो कि ज़्यादातर खर्चा करते हैं वो खर्चा नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे इंप्रूव होगी, ये राइटर क्वेश्चन उठाते हैं। मिडिल क्लास को अब देखो रिस्क भी नहीं लेना चाहते। बैंक डिपॉजिट जो हैं वो 2020-21 में 11.4% इंक्रीज हो गए, जबकि सोच के देखिए इंटरेस्ट बैंक इतना नहीं दे रहे हैं फिर भी बैंकों में डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हुआ ना कि मिडिल क्लास के लोग अभी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, खर्चा करने को तैयार नहीं है, तभी वो अपना पैसा जो है वो बैंकों में जमा करवा रहे हैं। आरबीआई का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ना जुलाई 2021 में ये था 48.6 और ये बहुत लो स्कोर है। मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। ये जब देखो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है ना, ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। मिडिल क्लास का श्रिंक होना ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो सरकार को स्टेप्स लेने होंगे मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के लिए, ताकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इन्हेंस किया जा सके, इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मिडिल क्लास के उत्थान से संबंधित। हमारी आज के डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।